हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 500 से अधिक प्रश्नों की इस मेगा सीरीज में। यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो हैं इनसे संबंधित 500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको ना तो किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है और इसके अलावा ना ही आपको कहीं पर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है और बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चनों को देखना होगा इस सीरीज को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को और जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका समावेश किया है। तो आपको निश्चित ही आपकी परीक्षा में ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको करना क्या है कि आप कहीं से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के जो टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, या तो कहीं नोट से या फिर आप एक अच्छी सी बुक लेकर आइए, वहाँ से पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार देख लीजिए। निश्चित ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान है, उसके आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है। तो आपको इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन दिया गया होगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 विकल्प होंगे। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको जो ऑप्शन सही होगा उस पर फिल कर देना है, यानी कि OMR शीट पर ABCD लिखा होगा। तो अगर आपका प्रश्न जो है जिसमें आपका ऑप्शन ए सही है तो आपको OMR शीट में ए को फिल कर देना है, ए गोले को फिल कर देना होगा। इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? ऑप्शन बी है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? ऑप्शन सी है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? ऑप्शन डी है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों को देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। आपने देखा होगा आस-पास में कहीं भी आप देखिए, क्या सारे बच्चे आपको एक जैसे मिलेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बी वाला पढ़िए, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या कुछ बच्चे एक जैसे हो सकते हैं? कुछ बच्चे एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा कहीं न कहीं अलग होता है, कहीं न कहीं अलग होगा। ठीक है? अगला देखिए, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन-सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यानी कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन हमने आप करके बताया है। आगे के जितने क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद आप जो हैं उसको लगाइए, उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की ऐसी कौन-सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का विकास होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो बुद्धि का जो है अधिकतम विकास, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अधिकतम विकास की बात कही गई है। तो कब होता है? ये होता है किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है किशोरावस्था में होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इस तरह से घुमा दिया जाएगा। कभी कभी कह देगा शामिल हैं, तो नहीं नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा है नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए है अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है रुचि, ऑप्शन डी है विषय वस्तु का स्वरूप। तो यहाँ पर आपका कोई एक ऑप्शन सही है, आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप यानी कि ऑप्शन डी। मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और उसके बाद है खाली स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन है क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो यहाँ पर अगर देखें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही है सी, यानी कि वातावरण। वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये जो है आपसे मनोवैज्ञानिक डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, उनके नाम पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड और ऑप्शन डी है क्रो क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो। तो आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अधिगम के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है, यानी कि क्या सही है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है यह विकास की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है यह उद्देश्यपूर्ण होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यानी कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया है और ये उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो इन्होंने किस शीर्षक से सिद्ध किया है? आपके ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम से, ऑप्शन बी है अधिगम के प्रयास एवं फूल से और ऑप्शन सी है संकेत अधिगम से और ऑप्शन डी है स्थान अधिगम से। तो आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? इन्होंने किया है अधिगम के प्रयास एवं फूल से। अधिगम के प्रयास एवं फूल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी है तत्परता का नियम। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन शामिल नहीं है? सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये जो है शामिल नहीं है, बाकी के सब शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के बारे में निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो आपसे सीधे परिभाषा लिख दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये जो है किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा जो है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन बी है मॉरिसन के द्वारा और ऑप्शन सी है हफ तथा डंकन के द्वारा और ऑप्शन डी है स्मिथ के द्वारा। तो ये जो परिभाषा है ये दी गई है हफ तथा डंकन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जो इनमें से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसमें से कौन सा जो है अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है अच्छे शिक्षण की? तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है स्वेच्छाचारी जो है ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में क्या अंतर होता है? ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है
ऑप्शन ए पाठ्यवस्तु का, ऑप्शन बी उद्देश्यों का, ऑप्शन सी प्रारूप का, ऑप्शन डी अधिनियमों का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? प्रारूप का। प्रारूप का यानी कि विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर क्या होता है? प्रारूप का अंतर होता है। किसका होता है? प्रारूप का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आपके ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न कक्षाओं में शिक्षण के खेल विधि आधारित है। यहाँ पर अगर हम देखें विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण का उद्देश्य होता है, आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है, इसका प्रतिपादन जो है किसने किया? आपके ऑप्शन है टी.पी. नन ने, ऑप्शन बी है स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है फ्रोवेल ने, ऑप्शन डी है मॉन्टेसरी ने। तो शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है, इसका प्रतिपादन किया था फ्रोवेल ने। फ्रोवेल ने यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। विविध पृष्ठभूमि के वंचित, नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में आपके ऑप्शन है निर्धन तथा गरीब बच्चे, ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजाति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगर हम यहाँ देखें विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में सम्मिलित किया जाता है निर्धन तथा गरीब बच्चों को, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को। इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में किस प्रकार का ऑब्लिक के छात्र सम्मिलित होता है, ऑब्लिक होते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के समावेशी शिक्षा में छात्र सम्मिलित होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर देखें समावेशी कक्षा में जो है किस तरह के बच्चे सम्मिलित होंगे, तो किस तरह के छात्र होंगे? केवल विशिष्ट छात्र ऐसा तो नहीं है। शिक्षा में जो क्लास होगी या समावेशी शिक्षा होगी, वहाँ पर हर तरीके के बच्चे होंगे। ठीक है, तो केवल विशिष्ट नहीं होंगे। सामान्य और विशिष्ट, हाँ सामान्य और विशिष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमको आगे पढ़ के देखना है कि कहीं और तो सही नहीं है। उसके बाद केवल सामान्य छात्र, तो केवल जहाँ पर आ जाए वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है हमको कि केवल कैसे हो सकता है बच्चों में। केवल सामान्य छात्र नहीं हो सकते किसी भी जगह पर। उसके बाद बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी हमारा सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दृष्टिबाधित बालक के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सबसे कम उपयोगी है? तो इनमें से कौन सा उपकरण जो है सबसे कम उपयोगी है दृष्टिबाधित बालक के लिए? ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है अबेकस, ऑप्शन ए है अबेकस, ऑप्शन बी है मुद्रित उभरा हुआ ग्लोब, ऑप्शन सी है ब्लैक बोर्ड, और ऑप्शन डी है ब्रेल पेपर पर उभरा हुआ मानचित्र। तो यहाँ पर जो है एक जो दृष्टिबाधित बालक है उसको कहाँ नहीं दिख सकता है? सोचिए आप कि उसके लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोगी साबित नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा गलती कर जाते हैं।
तो इस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन सी, यानी कि सी सही है, पक्का श्योर। ठीक है। ब्लैक बोर्ड किसी भी दृष्टिवादी बालक के लिए ऐसा उपकरण जो उपयोगी नहीं होगा तो ब्लैक बोर्ड है, सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है आपका यथार्थता, ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी है समन्वय, ऑप्शन डी है अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। अनुकरण यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो मनोविज्ञान शाला है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? प्रयागराज में है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहीं पर सॉल्व हो गया कि मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है किशोरी दास। तो आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है। तो मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है, तो इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी, रही थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्य है। जो मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश में उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में उसका प्रमुख कार्य जो है शैक्षिक निर्देशन देना और नए मनोवैज्ञानिक जो हैं तैयार करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, ये तीनों जो हैं इसके कार्य हैं। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समस्या की जानकारी में, ऑप्शन बी सहायता करने में, ऑप्शन सी अनुसरण करने में, या फिर ऑप्शन डी इन सभी में। तो निर्देशन की जो व्यवस्था है ये की जाती है समस्या की जानकारी के लिए की जाती है, सहायता करने में की जाती है और अनुसरण करने में भी की जाती है। यानी कि यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। निर्देशन जो प्रक्रिया है इसका उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन बी समाजीकरण का विकास, ऑप्शन सी नागरिकता का विकास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास है इसका उद्देश्य, और इसका उद्देश्य समाजीकरण का विकास है और नागरिकता का विकास भी है निर्देशन की प्रक्रिया का उद्देश्य। यानी कि हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। जो बालक होता है उसमें सोचने की प्रक्रिया का विकास क्रम क्या होता है? तो ये जो होता है आपके ऑप्शन है निश्चित क्रम, ऑप्शन बी है अनिश्चित क्रम, ऑप्शन सी है निश्चित तथा अनिश्चित दोनों क्रम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया का जो विकास क्रम होता है ये होता है निश्चित क्रम। निश्चित क्रम यानी कि ऑप्शन ए सही है, ये निश्चित चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देख कर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी? आपके ऑप्शन हैं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, कोई भी बालक प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, या फिर कल्पना के आधार पर सीखता है, या फिर आपका ऑप्शन सी है तर्क के आधार पर सीखता है, या फिर ऑप्शन डी है अनुकरण के आधार पर सीखता है। तो कोई भी बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक जब परिवेश को देखता है तो इसका मतलब है उसका किसी भी चीज़ से प्रत्यक्ष वास्ता हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, यानी कि देख देख कर बच्चा सीख रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उसके पुर्जों, ठीक है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे जब इरफान पुर्जों को अलग अलग कर देता है देखने के लिए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ऑप्शन बी है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, ऑप्शन सी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, और आपका ऑप्शन डी है इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो हमें देखना है कि बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, तो तोड़ने के बाद उस खिलौने का उसने क्या किया है। अगर वो उसको निहार रहा है यानी कि एक-एक पुर्जे को देख रहा है, तब हम देखेंगे कि वो एक जिज्ञासु बच्चा है, यानी कि ऑप्शन कौन-सा सही होगा? बी, यानी कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छे शिक्षण का तरीका है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समस्या समाधान के लिए, ऑप्शन बी स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, ऑप्शन सी एकपक्षीय चिंतन के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? आपके ऑप्शन हैं, किम्बल यंग, ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी है मास्लो, ऑप्शन डी है स्किनर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोहल वर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। तो ये जो है पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? किसने महत्व दिया था? तो आपके ऑप्शन हैं, कमेनियस ने, ऑप्शन बी है हॉल ने, ऑप्शन सी है हालिंगवर्थ ने, ऑप्शन डी है फ्रायड ने। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? फ्रायड ने दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ड्रेगल, ऑप्शन बी मैकडुंगल, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो जो मैकडुंगल हैं इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, यानी कि मैकडुंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, इनके बारे में अच्छे से चर्चा की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे की वीडियो आपके लिए अच्छे से और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।